नमस्कार दोस्तों, अभी हम जो है आज दुर्ग विधानसभा में पहुंचे हैं। दुर्ग शहर विधानसभा एक सियासत में एक बहुत अहम उसकी भूमिका मानी जाती रही है। छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के पहले जब ये एमपी था, मध्य प्रदेश था, यहाँ से मोतीलाल वोरा जैसे एक काफ़ी बड़े नेता निकले कांग्रेस के। वहीं भाजपा के तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ से सरोज पांडे जैसा नाम भी सामने आता है और स्वर्गीय हेमचंद यादव जैसा नाम भी आता है। लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्य की बात रही है, या जो भी अफसोसजनक पहलू भी रहा है, कि एक ख़ानदानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिपाटी जो चली आ रही है, उससे निकलने की बात ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ का मतदान प्रतिशत बताता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आम जनता से, विधानसभा का जो गरीब वर्ग है, जो गरीब तबका है, झुग्गी झोपड़ी का जो सबसे बड़ा वोटर्स है, जो युवा वर्ग है, उससे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत हर बार कम होता जा रहा है। कभी 68% होता है, कभी 64% होता है। एक शहर का विधानसभा में ये रेशियो काफ़ी जो है निराशाजनक माना जा सकता है, क्योंकि अधिकांश शहरों का आप अगर आकलन करेंगे तो 70+ में आपका मतदान प्रतिशत रहता है। तो इसकी एक बड़ी वजह हमने जो सर्वे किया, जो यहाँ पे घूमे टहले, लोगों से बात किए, उससे एक बात स्पष्ट रूप से निकल आती है कि वो दोनों ही दलों के जो एक पुराने चेहरे हैं, उनसे जो है जनता अब ऊबने लगी है। उनको अब जनता रिपीट नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो चेहरा कौन सा हो सकता है जो विधानसभा के लोगों के लिए जाना पहचाना हो, जो लोगों के बीच, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी बस्ती के बीच में जाना पहचाना नाम हो, और सबसे बड़ी बात हो कि वो युवाओं के बीच में भी एक अच्छा नाम माना जाता हो। ऐसा ही एक नाम है देवेश मिश्रा का, जो कि दुर्ग में एक समाज सेवी के रूप में और एक आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह जीवन यापन करके उनकी समस्याओं का निराकरण कराने में उनके जैसा कोई सानी नहीं है। वो लगभग आज 15-16 सालों से वो एकदम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में उनको आज प्रतिनिधि का पत्र मिला हुआ है। उसके बावजूद वो आम जनता के बीच में बहुत ही सामान्य तरीके से और साधारण तरीके से वो उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे में उन्होंने भी इस बार दावेदारी पेश की है। क्या कांग्रेस संगठन, आला कमान इस पर विचार करेगा, ये तो उनकी मंशा ही जाने। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के उन लोगों को लेकर आए जिनको जनता प्रेम करती है और जिनको जनता पसंद करती है, जिनको जनता चाहती है। तो आइए ऐसी ही एक शख्सियत से हम बात करते हैं आज देवेश मिश्रा जी से। नमस्कार देवेश जी। नमस्कार। तो देवेश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक युवा चेहरा हैं जी, और एक जो है दुर्ग में एक जो परिपाटी कांग्रेस की रही है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और लोग अब उससे जो है थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, जिसका असर आज संकल्प शिविर में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या आपकी भूमिका और आपका दायित्व तो नहीं बनता कि आप आगे आएँ अपने वार्डवासियों के लिए, अपने विधानसभा के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं देवेश मिश्रा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश प्रतिनिधि हूँ और लगातार लगभग 29 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सक्रियता से निभा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज का केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि हूँ, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और सनातन धर्म रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय महासचिव प्रमुख हूँ। इसके साथ साथ जो अन्य जो संगठन है, गुणवाना समाज का जो संगठन है केंद्रीय गुण महासभा का, वहाँ का मैं अतिथि सलाहकार के रूप में हूँ। इस प्रकार से अन्य समाज में भी मेरी पर्याप्त जो है पकड़ है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि तमाम प्रकार के सामाजिक गतिविधियाँ, चाहे वह हेल्थ कैंप को लेकर हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह गरीब झुग्गी बस्तियों में ठंड के दिनों में ब्लैंकेट वितरण हो या कपड़े वितरण हो, इस प्रकार से जो अन्य जो समाज सेवी कार्य हैं वह भी हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। वृक्षारोपण कार्यक्रम है,
पर्यावरण को लेकर जो बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लगातार यहाँ पर करते आ रहे हैं। मेरा हाईकमान से, कांग्रेस हाईकमान से एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार से मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने जो भी जवाबदारी मुझे दी, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए जी जी जी। और उसमें मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरा नाम वहाँ पर सुझाव दिया और आदरणीय राजेश तिवारी जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके अंतर्गत मुझे उत्तर प्रदेश में इटवा विधानसभा का प्रभार मिला, जिसे मैंने बखूबी निभाया। वहाँ पर जो विधानसभा के प्रत्याशी थे अरशद खुर्शीद जी, उनके लिए लगातार न मैंने कैंपेनिंग की, बल्कि उनके चुनाव के पूरा संचालन भी मैंने विधिवत करवाया। यानी कि आपको चुनाव का भी एक अच्छा अनुभव हो चुका है। जी जी, लगातार यहाँ पर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, नगरीय निकाय चुनाव हो, दुर्ग के नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, केवल हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस समय भी चुनाव संचालन समिति में मैं एक सदस्य के रूप में काम किया हूँ। और आप लोगों को, पूरी मीडिया जगत को ही मालूम है कि एक प्रवक्ता के रूप में भी मैंने अपनी बखूबी भूमिका इसमें निभाई हुई है। तो मेरे जो कार्य है वो कहीं से अछूता नहीं है, लगभग लोग मुझे इस बारे में जानते हैं। तो यही हमारा सवाल है, तो क्या ऐसे में आपका दायित्व तो नहीं बढ़ जाता है कि आप अपने विधानसभा के लिए कुछ समाज सेवा से बढ़ के एक राजनीति होती है जिससे आप जो है समाज के लोगों का काफ़ी हित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, इन्हीं बातों को लेकर जब कांग्रेस कमेटी ने, हमारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और एआईसीसी ने जब ये फैसला लिया कि ब्लॉक अध्यक्षों को अपने आवेदन आप सीधे तौर पर दे सकते हैं, जी जी बिल्कुल। तो जब मैंने देखा कि इस प्रकार की बातें हैं जहाँ पर बहुत सरल तरीके से हम अपने जो है प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दाखिल कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, और यह कांग्रेस पार्टी है जो संवैधानिक प्रक्रिया को अभी अपना रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इन सभी कार्यों को देखते हुए हमारी जो पार्टी है, पार्टी हाईकमान है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय हमारे दीपक बैज जी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, जो कि काफ़ी सक्रिय हैं और युवा हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है। साथ ही हमारे जो वर्तमान में विधायक अरुण वोरा जी, मोतीलाल वोरा जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, मेरे बाबूजी रहे हैं और उनके नक्श कदम पर मैं काम करता हूँ। आदरणीय अरुण वोरा जी ने भी लगातार मुझे उनका समर्थन, आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वह अपने परिवार के सदस्य के रूप में, एक युवा नेता के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इस विधानसभा को यहाँ पर लड़ूं और उनका आशीर्वाद मुझे मिले और मैं एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में लड़कर यहाँ पर विधायक बनकर मैं आऊँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि युवा वर्ग के साथ साथ जी आप जो है कई सारे सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। जी हाँ। तो ऐसे में आप जो है एक समाज के जो अंदरूनी मसले हैं उनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं। जी हाँ। तो आपका अगर यहाँ पे चयन होता है जी तो एक संभावना ये भी बनती है कि आप शायद समाज की उन व्याप्त बुराइयों को और कमियों को या खामियों को कह लीजिए कि कुछ चीज़ें खालीपन रह जाता है जो, तो उसको आप भरने का काम भी बखूबी कर सकते हैं। तो ये हमारा मानना है। तो इस हिसाब से आपको अपने समाज के लोगों से और आप जिन समाज के संगठन से जुड़े हैं और जिनसे नहीं भी जुड़े हैं, उनसे आप लगातार अदर रूपों में आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनसे कैसे आप संपर्क करेंगे और आगे आपकी क्या योजना है? बहुत ही अच्छी बात आपने कही। देखिए, हर समाज में कुछ ना कुछ कमी बेशी रहती है और सामाजिक जो कार्य होते हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग भी जानते हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग से होते हैं और मीडिया का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान इन बातों को रखने के लिए। समाज की हर गतिविधि, हर बुराई को हम लोग सामने नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे माता रानी की भी कृपा है, मैं एस्ट्रोलॉजी का भी मुझे ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र का भी मुझे ज्ञान है। तो तमाम हर प्रकार की समस्याएं और बुराइयां
अलग अलग समाज से मेरे पास आती हैं। बहुत सी बातों को, बहुत सी समस्याओं को हमको समुंदर जैसे पीकर लाना पड़ता है। जैसे भगवान शंकर जो है, नीलकंठ जो है, यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। जहर को यहाँ पर अपने कंठ पे रखे रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो एक मैं कहना चाहूँगा कि अंदर ही अंदर मेरे काफ़ी समर्थक हर समाज में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, मैं स्वयं पेशे से आर्किटेक्ट इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर का मेरा काम है। वास्तु सलाह देता हूँ, ज्योतिष मार्गदर्शन देता हूँ, फाइनेंस के भी सलाहकार हूँ मैं। फाइनेंस संबंधी जितनी भी बातें होती है, हाउसिंग को लेकर, मॉर्गेज को लेकर, वो भी मैं लोगों को सलाह देता हूँ। बहुत सारे काम हम लोग निःशुल्क करते हैं, बहुत सारे शिविर लगाते हैं सामाजिक क्षेत्रों में, तो जिससे कि लोग भटके ना। तो इन सब बातों का अंदरूनी तौर पर मुझे समर्थन लोगों का मिलेगा और मिल रहा है, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। दूसरी बात बताना होगा, चूँकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, हमसे जितने भी, चाहे वो एडवोकेट्स हो, वकील हो, इनकम टैक्स एडवाइज़र हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, सीए हो और डॉक्टर्स हो, अच्छी खासी हमारी पकड़ इन क्षेत्रों में है, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हमको मिलता रहता है हमारे हर कार्य में। चाहे मैं किसी भी कार्य करने जाऊं, उसमें उनका भरपूर मुझे योगदान रहता है। और वे हालांकि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हर प्रकार से सहयोग मतलब कि कुल मिलाकर जी एक हाँ। कहा जाए कि विधानसभा के रूप में अगर आपको चयन किया जाता है जी। तो एक अच्छे वर्ग का, उच्च वर्ग का भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक आपके लिए गुड फेथ वाली बात भी हो जाती है। लेकिन आपने कहा कि अभी ज्योतिष की भी मैं जानकार हूँ, तो ज्योतिष के जानकार हैं, तो फिर ज्योतिष का जो एक गणितीय तालमेल होता है, जी हाँ, जी हाँ। वो कई सारे समीकरणों को पैदा करता है, नए समीकरण भी बनाता है और पुराने समीकरणों को ध्वस्त भी करता है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपका ज्योतिष समीकरण किस ओर जा रहा है? आपने अगर मुझे अपने बारे में लेकर पूछा है, जी बिल्कुल। तो पहली बात तो यह है कि स्वयं की ज्योतिषी गणना तो की नहीं जाती है, लेकिन जहाँ तक मेरी जो कार्य करने की जो प्रणाली है और मेरे जो वर्किंग फील्ड है, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि अन्य ज्योतिष जो हमारे जो गुरु हैं वो हमको सलाह देते हैं, बताते हैं, तो हमारा जो ब्लड है ना, जी हमारे ब्लड में जन्मजात हम लोग समाज सेवा, जन सेवा करते आ रहे हैं। राजनीति हम लोगों से, समाज सेवा हम लोग से अछूता नहीं है। तो एक जो लीडरशिप जो क्वालिटी होती है, जी वो जन्मजात हमको मिला हुआ है। हमारी पैतृक खानदानी या संपत्ति मतलब कहना एक चाहिए, हिसाब से ईश्वरी जो है वरदान ईश्वरी है। वरदान है। तो ये चीज़ें तो हमारे ब्लड में है। जी रही बात कि मैं विधायक बन रहा हूँ, मुझे टिकट मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एक अच्छी खासी दखल, चाहे वह भाजपा की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे किसी की सरकार रहे, एक उस लेवल पर अच्छी खासी दखल, राजनीतिक पकड़ जो है, प्रशासनिक पकड़ जो है, हमारे परिवार की और हमारी रही है, जो कि हमेशा बरकरार रहती है और बरकरार रहेगी। अच्छा, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधानसभा में अभी कुछ समस्याएं ऐसी रह जाती हैं, जो मूलभूत तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी रह जाती हैं जहाँ पे शायद संगठन का या विधानसभा जनप्रतिनिधि का उतना ध्यान नहीं जा पाता है। लेकिन एक आम आदमी के नाते और एक आप समाज सेवी हैं और समाज से जुड़े हुए हैं, तो आपको ऐसे क्या कमियां लग जाती हैं जिसको आपको लगता है कि हाँ, मैं अगर इस जगह होता या मैं इस जगह पहुंचूंगा तो मैं इन कमियों को दूर करूंगा सबसे पहले। ये एक मतलब एक सीमित दायरा नहीं होता, ये असीमित दायरा है। तो यहाँ पे आपको ऐसी क्या चीज़ें दिखती हैं? आपने जो बातें पूछी हैं वो परिस्थिति जन्य बातें होती हैं। होता ये है कि आने वाला समय में क्या क्या परिवर्तन होता है और आने वाली जनरेशन क्या सोचती है। जैसे आपने कहा, मूलभूत सुविधाओं की बात तो अलग है, पानी, बिजली, नल, सड़क, हाँ। तो सामान्य बातें हो गई, लेकिन आज उससे कहीं बढ़कर ऊपर सोचने की हमको ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे विचारों को हमको बढ़ाने की ज़रूरत है, हमको ऊंचा सोचने की ज़रूरत है, हमारी जो सोच विचार है उसको हमको फैलाने की ज़रूरत है, विशाल समृद्धि
ये होना ज़रूरी है। विचारों से भी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। होता यह है कि हमने तमाम सुविधाएं तो अपने आसपास रख ली, लेकिन हमारी सोच ही अगर सोच में कमी रहेगी, हम कम सोचेंगे और उदारता नहीं रहेगी, तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, कुएं की मेंढक की तरह रह जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, उनमें उदार हृदय से उनको काम करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। मैं अपने बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जब मुझे पार्षद की बात थी, मैंने पार्षद का टिकट मुझे त्याग करने कहा, मैंने पार्षद के टिकट मैंने त्याग किया। आज से 25 साल पहले की बात है। दूसरी बार बात हुई तो उसके 2 साल बाद मैंने मेयर के टिकट, मेरा वो था, अखबारों ने मेरा नाम चलाया, मैंने कुछ नहीं कहा। महापौर के मतलब सशक्त दावेदार हो सकते हैं। हमने उस समय भी कोई बात नहीं रखी थी, अखबारों में चला, दोनों बार अन्य को टिकट दी गई, कहीं कोई बात नहीं। हम पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के हम सिपाही हैं और उसके खिलाफ हम कभी नहीं जाते। कांग्रेस की रीति नीति को हम आगे बढ़कर ले जा रहे हैं। और उसके बाद दोनों बार हमको मेयर की टिकट नहीं मिली, जब ये सामान्य सीट थी। उसके बाद महिला सीट हुई, सामान्य सीट। हमने एक महिला प्रत्याशी को एक समर्थन दिया, मैं खुद उसका प्रस्तावक था, पूरा उसका संचालन किया। जो भी चीज़ें सामने आई उसका हमने डट कर मुकाबला किया। बहुत कम वोटों से हम उस चुनाव को हारे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हमने लगातार फिर विधानसभा लोकसभा चुनाव, हमने वो सीट जिता कर रही, और उसमें हमने बहुत ही प्रबल भूमिका मैंने अदा की थी संचालनकर्ता के रूप में, चुनाव संचालन में। और हमने दोनों चुनाव हम जीत कर आए। 2013 का तो बहुत टफ चुनाव था और जिसमें मार्जिन जो है लगभग 5000 के आसपास जी था। जी 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 जीत हार का अंतर। जी जी जी। और उस वक्त जो है भाजपा जो है एक बहुत ही मतलब उनकी जो हवा चल रही थी उस वक्त उसमें चल रही थी। ऐसे हवा में आपने एक संचालन किया और एक सीट को जो है ना कांग्रेस की झोली में डाल दिया था। ये मतलब आम बात नहीं है और ना ही साधारण बात है। ये हवा चलने में तो आदमी जीत जाता है, लेकिन आप कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में आप जब संचालन करते हैं और निकल के आते हैं तो वो आपका एहसास क्या होता है, ये थोड़ा सा एक बार बताएं आप। मैं सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि जब हम अपने घर परिवार को, जहाँ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे थे उस समय, उनको छोड़कर, मैं अपने परिवार को छोड़कर, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को छोड़कर लगातार सुबह से लेकर रात तक, और वो ऐसा कोई समय नहीं होता था कांग्रेस भवन में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हो, चाहे कलेक्ट्रेट जाना हो, चाहे अन्य जगहों पे कुछ कवरेज कर रहा हूँ। कुछ मुख्य कवरेज होता था जो मुझे जाके करना पड़ता था, जो मीडिया को तुरंत प्रेषित करता था। सबसे पहले लैपटॉप लेकर बैठने वाला कांग्रेस भवन में मैं ही वो इंजीनियर बनता था जिसने एज ए स्पोक्स पर्सन सारे मीडिया में न्यूज़ मैंने भेजा। डिजिटल कैमरे मेरे साथ चलते थे, मेरे स्टाफ मेरे साथ चलते थे। तो कहने का मतलब, मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा में या किसी चीज़ को मीडिया तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। माननीय अरुण वोरा जी को विधायक बनाने में, हमारे सांसद ताम्रध्वज साहू जी बने, उनको सांसद बनाने में सफल संचालन हम लोगों ने किया। सोनिया जी की विशाल हम लोगों ने सभा जो है भिलाई में कराई थी, जिसकी पूरी जवाबदारी हम लोग के ऊपर भी थी। भंवरलाल जैन जी जिला अध्यक्ष से हम लोग खुद स्कूटी से जाकर, हम लोग 4 व्हीलर भी नहीं होता, हम स्कूटी से जाकर दौड़ लगाते, सुबह से निकल जाते थे और लोगों वो काम हम लोग करते आए। इस प्रकार से काफ़ी सफल संचालन रहा और हम लोग जीत कर आए। ये बात और रही कि उस समय हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन उसके बाद तुरंत हम लोगों ने जब सरकार भी बनाई, आदरणीय भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और हम लोगों ने जोरदार हम लोगों ने सरकार बनाई। और इस बार तो लीड जो है 21,000 तक बढ़ गई थी। जीत का अंतर जो था। जी जी जी। तो अब ऐसे में जी हाँ, अब एक प्रमुख जो है वो बात आती है कि आप एक ऐसे नेता के रूप में भी उभर के आ रहे हैं जी हाँ, जो युवाओं के रूप में, युवाओं के बीच में काफ़ी फेमस है। जी हाँ जी। तो उनसे आपको बहुत आशाएं भी हैं। जी हाँ। तो ऐसे में आपका युवाओं के लिए क्या संदेश होगा, और ख़ास तौर पे आपके पार्टी से जुड़े हुआ जो युवा वर्ग है उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी युवा साथियों को, जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे से
आगे वाले हैं, मेरे से पीछे वाले 3 बेंच हैं, लगभग यही सारे लोग मेरे आसपास हैं, मेरे दुर्ग शहर में हैं। सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लगातार आप अपने कार्यों को, अपनी भूमिका को सही ढंग से निर्वहन करते रहिए, अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन करिए। हम ये ना देखें कि हमको ये करने से ये अधिकार मिल जाएगा। निश्चल निष्कपट मन से आप अपने कार्यों को करते रहिए, अपने पद का सही इस्तेमाल करते रहिए और पॉजिटिव रहिए, आशावादी होकर चलिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित ही सभी लोग आपके समर्थन में आएंगे, सब लोग आपका साथ देंगे। और मेरे वरिष्ठ जनों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी को हतोत्साहित ना करें। बिल्कुल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हम जैसे युवा नेता हैं जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, जिनमें योग्यता है, जिनमें कहना चाहिए कि हर सामर्थ्य है। क्षेत्र में सामर्थ्य है, बिल्कुल। वो तन मन धन से, संघर्ष करके एक आए हाँ, हैं। तन मन धन से जो आगे बढ़ने की जिनमें क्षमता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनका दिमाग चलता है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सोच रखते हैं, बिल्कुल एक पारदर्शी जिनकी आचार एक विचार है, सकारात्मकता की सोच जी होती है। जी हाँ, उनको आगे लाएं जी। तो निश्चित ही हमारे कांग्रेस पार्टी जो आज छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाए हैं, इससे भी ज़्यादा 75 के उस पार जो लाने की हम लोगों ने ठानी है, उसको हम ला कर रहेंगे। और उसके बाद जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको भी हम जीत कर आएंगे और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, एक युवा हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। तो इन्हीं सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा में एक जाति समीकरण हर जगह जी। है और दुर्ग में भी है। दुर्ग में ओबीसी फैक्टर जो है जी। वो एक बहुत ही ना, आप समझ लीजिए कि दावा पलट देता है पूरा खेल। जी जी। ये हर बार देखा गया है, ओबीसी फैक्टर जो है बहुत काम किया है। तो आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जी हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ओबीसी वर्ग आपके साथ उस तरीके से कंधे से कंधा जोड़ के आ पाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सवाल है ये। अब आपको बताना चाहूँगा, मैं सामान्य वर्ग से हूँ और एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। बिल्कुल और ब्राह्मण एक संस्कार है, कोई जाति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पानी होता है ना, हम पानी हैं। जी जिस जाति में हमको डाला जाता है हम उस जाति के हो जाते हैं। तो ओबीसी में चाहे वो साहू हो, कुर्मी हो, मतलब चाहे वर्मा हो, यादव हो, देवांगन हो, मुस्लिम्स की कोई जाति हो, बौद्ध हो, जैन हो, आप पानी को उसमें डालिए वो उस रंग का हो जाता है। तो हम तो ब्राह्मण हैं, हम संस्कार हैं, हमारी कोई जाति पाति वाली बात होती ही नहीं है। तो इसलिए हम हर वर्ग में ना हमको कोई ऊंच नीच का, हमको 2 सूखी रोटी हम एक गरीब परिवार में भी बैठ कर खाते हैं और एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में बैठा कर खिलाएंगे तब भी हम वही 2 रोटी ही खाएंगे। तो हमको न ऊंच नीच, मान अपमान, यश अपयश, इससे हम काफ़ी दूर हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम संस्कारित हैं और हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय में हम समाये हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि देवेश मिश्रा जो है इन सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व है कि जातिवाद और ये मुझे छू पाएगा। मैं ये मानता हूँ कि सब मेरे हैं। चलिए, हर वर्ग मेरा है। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा देवेश जी, और काफ़ी समय के बाद, लगभग मैं 9 साल के बाद आपसे मिल रहा हूँ जी। और हम निश्चित रूप से आगे भी चर्चा करते रहेंगे और इसके बाद भी हम ज़रूर मिलेंगे। तो आप आखिरी में कोई अपने एक संदेश, एक कोई मैसेज जो आप पार्टी को और अपने चाहने वाले को आप देना चाहें, आप ज़रूर दें। हम ये आपसे आशा करते हैं कि ये मैसेज हर उस जगह तक पहुँचे जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगामी अभी चुनाव है, हालांकि यह चुनाव है लेकिन एक ऐसा समय है जिसमें हमको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनकर हमें लाना है जो हमारे सुख दुख का साथी हो, जो हर वर्ग, समाज और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चले, जिसके सामने किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, किसी भी बुराई का वह डट कर सामना करे, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो और युवा वर्ग और महिला वर्ग को सुरक्षा देने वाला हो। हमारे देश में सुख शांति समृद्धि बने, हमारा छत्तीसगढ़ खुशहाल हो। हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति परंपरा को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से हमारे भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है, उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाएं और
हम सब मिलकर रहें, भाईचारा से रहें, एक आपसी प्रेम का वातावरण हो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सबका सहयोग आशीर्वाद मुझे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ मैया।